सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क पावर एंड एनर्जी। सो वर्क पावर एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज उसके फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे सारे। सबसे पहले आप एक पेन निकाल लो और एक पेज ले लेना, ब्लैंक पेज या रफ कॉपी, ठीक है। लिख के करना है भाई, मैं कोई कथा नहीं सुनाऊंगा कि बस देखते रहो, तो लिखना है साथ में, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कि पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर वर्क की बात करें, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एफ इज़ फोर्स एंड एस इज़ डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो डॉट को खोलते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो फोर्स वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एस इज डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला लगाते हैं जब फोर्स हमारी क्या हो, कांस्टेंट हो। फोर्स हमारी कांस्टेंट होती है तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अगर मान लो फोर्स हमारी वेरिएबल है, जैसे है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए चलो पोजीशन भी मान लेते हैं हम लोग कि इनिशियल पोजीशन है आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। और फाइनल पोजीशन मान लेते हैं टू आई कैप, टू जे कैप, टू के कैप, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्स की डिस्प्लेसमेंट, एक्स के फोर्स को एक्स के डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, वाई के साथ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ही तो होता है। अगर यहाँ पे देखें वेरिएबल फोर्स है तो डी डब्ल्यू लग जाएगा, डी एस, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ही होता है, ठीक है। तो अगर बात करें आगे, तो एक्स को लिखेंगे यहाँ पे डी एक्स। लिमिट देखो यहाँ पे टू है, फाइनल पोजीशन है टू, इनिशियल पोजीशन है वन। और वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के साथ, फाइनल पोजीशन टू, इनिशियल वन। जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के साथ, फाइनल पोजीशन टू, इनिशियल वन, ठीक है। तो ऐसे ही सारे को कर लो। तो x का डिफ्रेंशिएशन पता ही होगा, आई होप कि पता होगा, नहीं पता है तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पढ़ो। एक्स स्क्वायर बाई टू, फाइनल पोजीशन टू, इनिशियल वन, वाई स्क्वायर बाई टू, फाइनल टू, इनिशियल वन, जेड स्क्वायर बाई टू, फाइनल टू, इनिशियल वन। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, फॉर्मूला बता रहा, ठीक है। अगर अब वर्क के कुछ स्पेसिफिक टर्म की बात करें, तो वर्क वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और फ्रेम पर डिपेंड करती है, फ्रेम डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड फ्रेम डिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये फ्रेम पर डिपेंड करती है, ठीक है। और वर्क क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। वर्क क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो। अब पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव मतलब कॉस थीटा, देखो तो कॉस थीटा अगर 90 से कम होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, कॉस की। अगर कॉस थीटा यही 90 से ज़्यादा है अगर थीटा, तो कॉस की वैल्यू आती है नेगेटिव में, ठीक है। और कॉस थीटा 90 है तो इसकी वैल्यू आती है ज़ीरो। ये पता होगा, नहीं पता है तो भाई पता करो। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि वर्क पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव हो रहा है। मान लो हम किसी चीज़, मान लो एक बाइक ख़राब हो गई तो हम धक्का दे रहे हैं, तो हम पॉजिटिव वे में धक्का दे रहे हैं, तो भाई स्पीड, उसकी बाइक को स्पीड बढ़ेगी। और नेगेटिव वर्क होगा तो स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी तो स्पीड क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या होती है, यहाँ पे स्पीड होती है, वेलोसिटी नहीं होती है। तो वेलोसिटी, अगर स्पीड घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ठीक है। और अगर थीटा 90 पे बात करें, 90 डिग्री पे क्या होता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है और स्पीड भी कांस्टेंट होती है। यहाँ से ये एक टर्म आता है, क्योंकि अगर देखो तो वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो, तो वर्क हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से डिफाइन, मतलब वर्क जैसे कि आगे पढ़ेंगे, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ से वर्क ज़ीरो, यहाँ से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं, जो भी वर्ड यूज़ करना हो। फिर ये है वर्क टोटल। हाँ, तो टोटल वर्क की बात करूँ अगर, तो टोटल वर्क को हम लोग ये नहीं लिख सकते कि नेट फोर्स इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट, महापाप है भाई, इसको ऐसे मत लिखना प्लीज़। वर्क टोटल हम लोग लिख सकते हैं एक पहले फोर्स का पहली डिस्प्लेसमेंट, दूसरी फोर्स दूसरा डिस्प्लेसमेंट,
तीसरी फोर्स, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही सो ऑन जितनी भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट है ऐसे करना है, नेट फोर्स करके नहीं करना है। और सेंट्रीपिटल फोर्स अब दिया है, वर्क डन बाई दी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज जीरो होता है, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज जीरो होता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे होता है एक्सलरेशन इधर होती है और रेडियस वेक्टर यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर होता है, ठीक है। तो इसको अगर एक्सलरेशन है मतलब मास से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स ही हो जाएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसलिए ऑलवेज क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ऑलवेज जीरो होती है, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज जीरो होती है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, साथ साथ लिख रहे हो ना भाई, देखो मत जस्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाई 2m। ये भाई बहुत याद रखना, बहुत ज़रूरी फार्मूला है। पी स्क्वायर बाई 2m एटॉमिक स्ट्रक्चर में और मॉडर्न फिजिक्स में बहुत काम आएगा ये फार्मूला, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर ही होती है क्योंकि v इसमें जो है ये स्पीड है भाई, इसको भी बता देता हूँ, वेलोसिटी नहीं है स्पीड है, ठीक है। और अब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया देखें, मतलब अगर हमको कर्व दिया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, मान लो ऐसा दिया है, इसमें बोला जाए वर्क निकालना है तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी मल्टीप्लाई होता है यानी इंटीग्रेशन होता है तो हम लोग एरिया निकालते हैं। और अगर यही डिस्प्लेसमेंट हो मतलब डी डब्ल्यू बाई डी एस, ऐसे अगर एक ग्राफ है वर्क का और डिस्प्लेसमेंट का, तो इसका अगर पूछा जाए फोर्स निकालना है तो इसकी स्लोप हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी स्लोप निकाल के हम लोग फोर्स निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन होता है तो ऑलवेज स्लोप आती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन होता है तो ऑलवेज एरिया आएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का वर्क डन की बात करें तो ग्रेविटी का वर्क डन पाथ पे नहीं डिपेंड करता है। मतलब अगर इस पाथ से गिराओ, चाहे एक बॉल को लेके इधर फेंक दो, तिरछी फेंक दो, चाहे एक बॉल को लेके एकदम घुमा दो कि 2-3 घंटा घुमा दो, लड़कों वाली आदत है कि भैया स्कूल से घर आ रहे हैं तो 2-3 गली घूम के आएंगे, तो वो वाली भी आदत अगर मान लो तो तब भी क्या हो जाएगा, वर्क तीनों केसेस में क्या हो जाएगा सेम, क्योंकि वर्क इंडिपेंडेंट है पाथ से। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पाथ पे नहीं डिपेंड करता है। यहाँ से भी गिरेगा तो mgh, यहाँ से भी काउंट होगा तो mgh, यहाँ से भी काउंट होगा तो mgh। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको भी फॉर्मूला ताकि याद रहे। मान लो एक ऐसे ये ब्लॉक है थीटा एंगल का, अगर यहाँ से मैं कोई डब्बा यहाँ से लेके यहाँ जा रहा हूँ, ये डिस्टेंस है h, ये s है सॉरी, और वो h है, ठीक है। ये h है, ये s है। तो अगर पूछा जाए वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस पे नीचे mg लग रहा है, तो ये वाला हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, हम लोग ऑलवेज एक वर्टिकल वाला लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा mgh। अगर आप लिखते हो mgs तो ये पाथ है भाई, गलत है, mgh ही होगा, ठीक है। पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा किधर से गई है। और अगर यही बात करें, यही सेम डायग्राम में ये s है और ये h है। अगर बात करें वर्क डन बाय दी फ्रिक्शन, ठीक है, तो फ्रिक्शन के वर्क डन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन का वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, किस पाथ से गया है वो फ्रिक्शन मैटर करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स मान लो अगर म्यू एम मान रहा हूँ मैं जस्ट, तो म्यू एन इंटू एस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे h अगर लिखोगे, यहाँ पे अगर लिख दिए म्यू एन एच, तो ये हो जाएगा पाथ। याद रखना वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है। और क्या एक और टर्म मैं बताता हूँ, वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने लिखा है, ठीक है। वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। फ्रिक्शन का वर्क भाई ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, क्योंकि आप किधर भी चल रहे हो, जैसे यही एक डायग्राम देखो, ब्लॉक जा रहा है ऊपर, ब्लॉक जा रहा है ऊपर, फ्रिक्शन अपोजिट लगती है, तो फ्रिक्शन अपोजिट लग रही है तो ऑलवेज क्या होगा, फ्रिक्शन का नेगेटिव। अब यही क्वेश्चन होता है एक जिसमें लिखा होता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन एजेंट्स, यहाँ पे एजेंट्स वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, तो एजेंट्स के केसेस में हम लोग को पॉजिटिव मानना पड़ता है, क्योंकि वो नेगेटिव एजेंट्स यूज़ कर दिए खिलाफ, तो नेगेटिव ऑलरेडी वो टेकन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्क एजेंट्स वर्ड यूज़ हो जाए किसी भी क्वेश्चन में तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव लिखना, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो।
पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव होती है ऑलवेज। अब बात करें वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन की बात करूं अगर मैं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या होता है वर्क? हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इसको याद कर लेना भाई, ये भूल जाते हैं लोग जनरली। सॉरी, माइनस हाफ के होता है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होता है? माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। एक और बार लिखते हैं, माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। वर्क क्या होता है? माइनस हाफ के x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और फोर्स क्या होती है? आप यही स्प्रिंग फोर्स भी पूछ सकते हैं। तो इस फोर्स होती है माइनस के एक्स। फोर्स क्या होती है? माइनस के एक्स। फोर्स क्या होती है? माइनस के एक्स। फोर्स होती है माइनस के एक्स। फोर्स क्या होती है? माइनस के एक्स। ठीक है। अब आती है वर्क एनर्जी थ्योरम की बात। क्या आती है? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है भाई, शॉर्ट फॉर्म समझते रहना, फिर मत पूछना क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है। सो अभी आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस। वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस क्या होती है? चेंज इन ऑल काइनेटिक एनर्जी। ये होती है ऑलवेज वैलिड होती है। ध्यान रखना भाई, ये फार्मूला सबसे ज़्यादा ज़रूरी फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस क्या होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और एक PYQ आया था, ये मैंने PYQ मेंशन कर रखा है कि अगर वर्क हमारा कांस्टेंट है, भाई मैं के लिख देता हूँ कांस्टेंट की जगह, तो लिख देता हूँ पूरा। अगर वर्क हमारा कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ज़ीरो मैंने लिखा है, किसी की पावर ज़ीरो क्या होता है? 1, ये तो पता ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मास से इंडिपेंडेंट हो जाती है। अगर वर्क कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी मास पे नहीं डिपेंड करेगी, वरना जनरली क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv² p²/2m। पिछला भी बीच बीच में रिवाइज हो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। लेकिन अगर वर्क कांस्टेंट है तो डिपेंड नहीं कर रही है काइनेटिक एनर्जी मास पे। एक और बार बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वर्क कांस्टेंट हो तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। अब बात करता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग कहते हैं डिसिपेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स को क्या कहते हैं? डिसिपेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स को क्या कहते हैं? डिसिपेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव को कहते हैं नॉन डिसिपेटिव। नॉन कंजर्वेटिव को क्या कहते हैं? नॉन डिसिपेटिव। नॉन कंजर्वेटिव को क्या कहते हैं? नॉन डिसिपेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, और यही होता है, सॉरी मैंने नॉन बोल दिया अगर, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए डिफाइन होती है, मतलब हीट लॉस नहीं होता है। ये अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी अगर कोई भी फोर्स लग रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें हीट लॉस ज़ीरो होगा। उस चीज़ में हीट, जैसे ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन में आप एक बॉल एक हाइट पे ले जाओ और छोड़ो, तो वहाँ पे हीट लॉस कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि बॉल अगर 4 टिप्पा खाई तो बॉल छुओ बाद में गर्म हो जाएगी, तो वो हीट लॉस ज़ीरो होता है। ठीक है। अब यही बात करूँ अगर मैं दूसरी तरफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो इसमें क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। मतलब अगर केमिस्ट्री की टर्म में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा स्टेट फंक्शन, तो ये स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दूसरी साइड पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है। पाथ पर डिपेंड करती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये पाथ पर नहीं डिपेंड करती है, याद रखना। अभी मैं तुमको, मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। जिस चीज़ के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, मतलब आप जिस भी चीज़ में कोई भी फोर्स है, अगर आप पढ़े हो कि मान लो कोई फोर्स है फलाना फोर्स, तो फलाना फोर्स के लिए अगर फलाना पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है तो वो भाई कंजर्वेटिव होगी। जिस चीज़ के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी वर्ड उस चीज़ के साथ अटैच हो तो वो भाई कंजर्वेटिव होता है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसमें क्या होगा? इसमें
डिफाइन होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल के लिए डिफाइन होती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप लोग आगे पढ़ोगे। फिर आते हैं फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने फोर्स बोल दिया। स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, नाम सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। बट यहाँ पे अगर बात करें फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं नाम सुना होगा, ना टेंशन पोटेंशियल एनर्जी नाम सुना होगा, तो ये इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन है, ठीक है। ये होती है इरिवर्सिबल। वक्त नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। सो थोड़ा सा इसको फिर से एक और बार मेरे साथ लिखो, कॉपी निकालो। अभी तक मैंने बताया, अब लिखो भाई, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ कहानी नहीं सुना रहा। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, भाई शॉर्ट फॉर्म में ही लिखो, इतना ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनाना है भाई, रफ वर्क है, ठीक है। इसको कहते हैं डिसिपेटिव फोर्स, इसको कहते हैं नॉन डिसिपेटिव फोर्स, ठीक है। इसको कहते हैं डिसिपेटिव, इसको कहते हैं नॉन डिसिपेटिव फोर्स। ये क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है भाई, ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगी। ये क्या होती है, पाथ डिपेंडेंट, ये केवल पाथ पर डिपेंड करती है। इसके लिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। इसके लिए क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड। तभी इसमें हीट क्या होती है, ज़ीरो। इसमें हीट होती है कुछ ना कुछ, मतलब हीट लॉस होती है। इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। इसका एग्जांपल है टेंशन, फ्रिक्शन। इसका एग्जांपल है टेंशन, फ्रिक्शन। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये आगे पढ़ोगे, ये होता है, आगे है सारा चीज़, ये होता है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स एंड डी आर जो भी डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस, डी यू बाई डी आर। सॉरी मैंने, हाँ, तो एक कंजर्वेटिव के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। फोर्स बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। ये डायमेंशन से भी आप लोग प्रूफ कर सकते हो, डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन से आप लोग देख सकते हो, आर आ जाएगा नीचे अगर, क्योंकि वो फॉर्मूला जनरली ये वाला नहीं याद रहता है, तो इसलिए मैंने बताया, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है इसमें पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ गेन होगी। जितनी पोटेंशियल लॉस होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन होता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन होता है। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नहीं डिफाइन करते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, ठीक है। सो भाई चेंज इन पोटेंशियल रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि भाई दो पॉइंट मान लो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ मान लो, तो यहाँ की पोटेंशियल जीरो है, यहाँ की बताओ, तो पहले ही हम लोग ने डिसाइड कर लिया दो पॉइंट, तो रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है। और सारे नेचुरल प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस नेचुरली हो रही है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। मतलब एक बॉल को तुम ले जाओ अपने हाइट, एक हाइट पे ले जाओ मान लो, वहाँ से छोड़ो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नीचे गिरे, बॉल नीचे गिरेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जो ये फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। ये याद रखना, सारे नेचुरल प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। और ये वाला पॉइंट जो अनस्टेबल और स्टेबल सिस्टम, जिसमें कन्फ्यूज़न होती है बहुत लोगों को, मेरे को भी पहले थी, तो क्या है, हम लोग ने यहाँ बोला कि पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल में नेगेटिव कह रहा हूँ, घटती है। नेचुरल फिनोमेना में पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो भाई अब स्टेबल सिस्टम किसको कहेंगे, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हो, क्योंकि नेचुरल में घट रही है, तो भाई कहेंगे यही कि जिसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हो। तो नेगेटिव स्टेबल सिस्टम में क्या होती है, पोटेंशियल नेगेटिव होगी, क्योंकि भाई जितनी नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा।
एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये चीज़। एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा, अनस्टेबल सिस्टम जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो, ये मैंने बता दिया। और कंजर्वेटिव फोर्स बराबर डी यू बाई डी आर। ये डी यू बाई डी आर को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे वो होता है ग्रेडियंट। किसी भी चीज़ को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं वो होता है ग्रेडियंट, ठीक है। सो फॉर ग्रेडियंट फोर्स, ग्रेडियंट भी मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इधर देखो, फोर्स माइनस डी यू बाई डी आर, लिखते रहो भाई, मैं बताता जाता हूँ, लिखते जाओ, ठीक है। तो ये डी यू बाई डी आर है, ठीक है। इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को, मान लो मैंने एक्स ग्रेडियंट लिख दिया, ठीक है, एक्स ग्रेडियंट, तो एक्स को हम लोग डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, ये होता है ग्रेडियंट। किसी भी चीज़ को अगर ग्रेडियंट वर्ड यूज़ हुआ तो ग्रेडियंट मतलब होता है डिस्टेंस से डिवाइड करना, ठीक है। और लेट्स, अगर और मैंने बता ही दिया वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करते हैं, तो एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग, ठीक है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पेज। इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, फोर्स जीरो होती है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ज़ीरो होती है, ठीक है। या नेट फोर्स ज़्यादा कह लो तो नेट फोर्स ज़ीरो होती है, क्योंकि फोर्स एक्ट कर सकती है लेकिन नेट फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए। डेट वॉज अ बेटर टर्म, फोर्स नहीं ज़ीरो होती, नेट फोर्स ज़ीरो होती है एक्चुअली। तो फोर्स ज़ीरो है पर नेट फोर्स ज़ीरो है, तो डी यू बाई डी आर भी ज़ीरो होगा। अब बात करें अगर स्टेबल सिस्टम की, स्टेबल सिस्टम में क्या होता है, पोटेंशियल मिनिमम होती है, क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ही हमको रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। और डी यू बाई डी आर भाई, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ज़ीरो होगा, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, तो डी यू बाई डी आर तो ऑलवेज ज़ीरो ही होना है, तो ज़ीरो हो जाएगा। डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे, अब मैं ग्राफ से तुमको समझाता हूँ। ये ग्राफ है, ये होता है स्टेबल सिस्टम, क्योंकि भाई अगर बॉल यहाँ रखोगे तब भी लुढ़क के यहाँ आएगी, यहाँ रखोगे तब भी लुढ़क के आएगी, यहाँ आएगी, तो होता है स्टेबल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होती है। डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये है अनस्टेबल सिस्टम, यहाँ पे अगर बॉल रखोगे तो इधर लुढ़क जाएगी, यहाँ पे रखोगे तो इधर लुढ़क जाएगी, ठीक है। तो ये अनस्टेबल सिस्टम है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफ्रेंशिएशन, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह लो, एनर्जी नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये वाला, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन होता है नेगेटिव। और ये पॉइंट है न्यूट्रल का, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है कांस्टेंट, डी यू बाई डी आर ज़ीरो, डबल डिफ्रेंशिएशन भी ज़ीरो। अब क्या, चलो बात करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले की। वर्क डन बाय दी ऑल फोर्सेस, जैसे पीछे पढ़ा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसमें मान लो अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क ज़ीरो है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क मैं बात कर रहा हूँ, फोर्स लग सकती है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी बट उसका वर्क ज़ीरो होगा। तो वर्क ज़ीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स को क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर ये ज़ीरो है तो वर्क कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ये ज़ीरो। लेट मी फोल्ड इट, से बार बार गिर जा रहा है भाई। सो यहाँ पे देखो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स मैंने ऊपर पढ़ाया था, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन, इसको लिख दो माइनस ऑफ डेल्टा यू, ठीक है। इसकी जगह ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा यू प्लस काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जगह ज़ीरो। इसको इधर ले गए, ठीक है, इसको इधर ले गया हूँ मैं बस। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ज़ीरो। मतलब क्या होता है, ये हो गया, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी ज़ीरो होती है। अब बात करें अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का अगर वर्क ज़ीरो है तो वही क्वेश्चन लिख दो, वर्क बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क बाई नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। कंजर्वेटिव फोर्स का अगर वर्क ज़ीरो है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वाला, अगर क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है वर्ड स्लोली, की किसी भी चीज़ को स्लोली ला रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। और अगर किसी चीज़ को काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड जैसा वर्ड यूज़ हुआ तो उसके लिए भी होगा, ठीक है। वर्क पर कॉन्टीन्यूस बॉडी के लेकर पोटेंशियल ये देखें तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग हम लोग ऑलवेज डिफाइन करते हैं
ये सेंटर ऑफ मास इसका ग्राउंड पे है तो इसका 0 हो जाएगा। इसका हाइट एच एल का मतलब रॉड है, L/2 पे सेंटर ऑफ मास होगा तो mgl/2, इसीलिए mgl/2 आ गया, mgl/2। और ये नेगेटिव है तो इसका माइनस mgl/2। और ये मैंने बताया ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और फोर्स मैंने पीछे पढ़ा है, फोर्स क्या होता है के एक्स। एक्स की अगर वैल्यू यहाँ से निकालो तो F/K आ जाएगा, तो यहाँ रख दो हाफ के F/K का होल स्क्वायर, हाफ F²/K। तो यहाँ आ जाएगा हाफ F²/K, ठीक है। हाफ F²/K मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी में फोर्स कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। अब डिफाइन करते हैं पावर को, ठीक है। पावर, तो पावर क्या है, स्केलर। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर थी, काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर, पावर भी स्केलर होगी, ठीक है। एट टाइम टी इंस्टेंटेनियस पावर की बात करो, अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, पावर इंस्टेंटेनियस, तो क्या होता है dw/dt। क्या होता है dw/dt, पावर इंस्टेंटेनियस क्या होता है dw/dt। क्या होता है dw/dt, dw/dt, dw/dt। अब dw को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू dt। ये होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इंस्टेंटेनियस क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इंस्टेंटेनियस क्या होती है, पावर इंस्टेंटेनियस क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। मेरे साथ बोलते भी रहो धीरे धीरे, ठीक है। अब बात करूं एवरेज पावर, तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा W/डेल्टा। ये बिग चेंज के लिए होता है, एवरेज हम लोग बिग चेंज के लिए डिफाइन करते हैं, और इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है P इंस्टेंटेनियस डॉट dt ऑन dt, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भाई इसको भी याद कर लेना। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, अगर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन देना होगा तो इस फॉर्मूले से आ सकता है, क्योंकि भाई ये मेजोरिटी ऑफ द लोग इग्नोर करके जाते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले पे। सो यहाँ पे पावर एवरेज dw/dt, यहाँ और चेंज इन वर्क को हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो चेंज इन टाइम, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर dw/dt। और पावर इंस्टेंटेनियस फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये एफ वी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट होता है तो एफ वी कॉस थीटा लगा सकते हो, ठीक है। ये होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। एफिशिएंसी क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। एफिशिएंसी क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर। सो नाउ बात करेंगे हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होती है। 746 कितनी होती है, 746। आँख बंद करो, 2-3 बार रिपीट करो। 1 हॉर्स पावर में कितनी होती है, 746 वाट। 746, 746, 746, 746, ठीक है। पावर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ये मैं आगे एक ग्राफ, अच्छा ये सॉरी नीचे एक ग्राफ है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पावर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे होती है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये मान लो एक बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये थीटा है, v वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर हम लोग पावर पॉइंट पे देखें तो मान लो यहाँ पे अगर देखें तो mg लगता है ऑलवेज नीचे, कहीं भी निकालना हो mg नीचे, mg नीचे। और वेलोसिटी इधर होगी, इसके लिए इधर होगी, इसके लिए होगी इधर। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या बताया था पावर का, फोर्स इंटू वेलोसिटी डॉट एफ वी कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा देखो 90 से ज़्यादा है, तो इसीलिए कॉस थीटा 90 से ज़्यादा है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पे पावर अगर देखो तो कॉस थीटा 90 से कम है तो यहाँ की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि ए से बी में क्या होती है, पावर होती है नेगेटिव, बी से सी में होती है पॉजिटिव। पावर इंस्टेंटेनियस, पंप के मतलब ये क्वेश्चन आता है थोड़ा सा, पंप की पावर, पावर ऑफ द पंप। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी, रो ए वी स्क्वायर, डेंसिटी एरिया, वी फॉर वेलोसिटी, डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी का क्यूब, रो ए वी क्यूब, रो ए वी क्यूब, रो ए वी क्यूब, और म्यू वी क्यूब, म्यू वी क्यूब। एवरेज क्या होती है, रो ए वी क्यूब बाई 3, रो ए वी क्यूब बाई 3, वही डेंसिटी एरिया वेलोसिटी।
मतलब इंस्टेंटेनियस पावर जो आई है एवरेज में, उसको 2 से डिवाइड कर दो बस, पावर इंस्टेंटेनियस बाई 2, ये हो जाएगी पावर एवरेज। ये काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड, मतलब एक वर्ड यूज़ होता है क्वेश्चन में, आप लोग देखोगे अगर काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड वर्ड यूज़ हुआ है तो वहाँ पे हम लोग पावर एवरेज लिखते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है इनडायरेक्टली, सॉरी डायरेक्टली काइनेटिक इम्पार्टेड वर्ड यूज़ कर दिया है तो यहाँ पे हम लोग एवरेज ही निकालेंगे। हाफ म्यू क्या है, मास बाई लेंथ, म्यू क्या है, मास बाई लेंथ, ठीक है। कांस्टेंट पावर, तो इसको मैं थोड़ा डेराइव कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये वाला पार्ट। कांस्टेंट पावर, पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स को लिख सकते हैं ma, वेलोसिटी को लिख सकते हैं v, और मास, अब ए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े ही होगे ये वाला, तो वही है v dv dx v, और इधर है पावर। अब इसको कर दो, स्मॉल पावर की बात हो रही, इंटीग्रेट, ठीक है। तो dp को इंटीग्रेट कर दो और इधर इंटीग्रेट करो, इसको ds इधर लिया, ठीक है, dx, और ये v हो जाएगा v स्क्वायर बाई डी, मास कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पावर का इंटीग्रेशन p डॉट s, इसका हो जाएगा m, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v क्यूब बाई 3। यहाँ पे पावर, सॉरी मैंने वो ले लिया, कांस्टेंट होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो जल्दी जल्दी में ले लिया, पावर कांस्टेंट होगी, ठीक है, सॉरी इसके लिए पावर कांस्टेंट होगी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा s से 0 और इसका हो जाएगा v क्यूब बाई 3। तो यहाँ से देखो ये s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब है, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मान लो, तो क्योंकि मैंने यहाँ कांस्टेंट नहीं माना था इसलिए अब मैंने डिराइव किया तो मेरे को पता लगा कांस्टेंट नहीं होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पाएगी। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है वो कांस्टेंट पावर कहाँ गया, कांस्टेंट पावर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट पावर में v इज इक्वल टू एस का क्यूब, तो v हम लोग लिख सकते हैं एस की पावर 1/3, ds बाई डी टी होता है इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस की पावर 1/3। तो अगर यहाँ पे देखो तो 1/dt एस की पावर 1/3 अपॉन डी एस, ये नीचे आएगा अगर, तो डी एस एस सी लिख लो, अब इसको डी एस क्या लिखोगे, एस इंटू टी लिख दो। तो एस 1 माइनस 1/3 क्योंकि ये नीचे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे टाइम नीचे ही है तो ये आ जाएगा एस की पावर 2/3। तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा एस की पावर 2/3, यहाँ पे 1 लिख लो, कंफ्यूज ना हो, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर यही वेलोसिटी के लिए भी डिफाइन होता है तो वेलोसिटी का भी आ जाता है हाफ। और ये थोड़ा सा एक रट्टा वाला टर्म है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। इन हीट इंजन वर्किंग कार्नोट इंजन, हीट एडेड इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ये भाई को डायग्राम में अगर फोर्स मतलब अलॉन्ग द एक्सेस लगती जा रही है, इधर लग रही है फिर इधर, तो वर्क क्या हो जाएगा, एफ पाई आर बाई टू, एफ पाई आर बाई टू, एफ पाई आर बाई टू, एफ पाई आर बाई टू। अगर ऐसे ही लग रही है पाथ के अलॉन्ग, अगर ऐसे पाथ के अलॉन्ग लग रही है तो यहाँ पे √2 डिस्प्लेसमेंट है, देखो इसका भी आर है, ये भी आर है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, √2 की, तो यही आ जाएगा एफ आर √2। अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे एक्स एक्सेस में ही लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट इसका देखो तो केवल आर आ जाएगा, तो एफ आर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखो, इस डायग्राम पे तुम कंफ्यूज जाओगे तो ज़्यादा मत देखो, ये सब फॉर्मूला मत देखो, मैं सिंपल सा बताता हूँ, पेज में बताता हूँ, ओके। ये मान लो है, तो यहाँ पे टेंशन देखो, अगर इसको मान लो ए, सारे पॉइंट को पहले मैं बना दूँ, ए बी सी डी, फॉर्मूला इसका हो जाएगा, टेंशन ए पे पूछा जाए अगर, एम एक पार्टिकल है जो कि वी वेलोसिटी से जा रहा है, एम वी स्क्वायर एल बाई एम जी, एम वी स्क्वायर बाई एम जी, एम वी स्क्वायर प्लस एम जी। टेंशन बी पे देखो, एम वी स्क्वायर एल माइनस 2 एम जी, यही डी पे भी हो जाए। टेंशन अगर सी पे देखो, -5 एम जी, ये होता है, ठीक है, -5 एम जी, -5 एम जी, -5 एम जी। तो यहाँ से अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा
यहाँ का जो डिफरेंस है, तो टेंशन यहाँ का है एम वी स्क्वायर माइनस 5 टेंशन ए माइनस टेंशन बी 3 mg होता है, और टेंशन ए माइनस टेंशन पॉइंट सी क्या होता है 6 mg। यहाँ का होता है 3, यहाँ का होता है 6, यहाँ का होता है 3, यहाँ का होता है 6। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस होता है 6 mg, यहाँ से यहाँ का होता है 3 mg। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये होता है 6 mg, ये होता है 3 mg। इतना डिफरेंस अगर पूछा जाए 6 mg, ये होता है 3 mg। ठीक, अब बात करते हैं एक और वेलोसिटी के बारे में। तो मान लो, तो अगर यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी मान लो 7 gl मान लेते हैं। ठीक है, ये l है, सो 7 gl की वेलोसिटी मान लो। तो यहाँ पे जाने पे एक मान लो यहाँ 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ मान लो ये भी 60, तो यहाँ पे 7 माने तो 60 डिग्री पे हम लोग एक gl माइनस कर देंगे। यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी 6 gl, यहाँ की हो जाएगी 5 gl, यहाँ की हो जाएगी 4 gl, यहाँ की हो जाएगी 3 gl, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 gl। 60 डिग्री पे होती है माइनस gl, तो 7 gl है तो यहाँ पे 6 gl हो जाएगी। और 90 डिग्री से ऑलवेज 2 gl घटती है। 90 डिग्री से यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है तो यहाँ पे कितनी है 5 gl, ये सेंटर है। तो 90 डिग्री पे घटती है 2 gl से, तो अगर यहाँ 7 gl दिए हो तो यहाँ पे 5 gl हो जाएगी। और 60 डिग्री पे gl से घटती है, तो यहाँ अगर 7 gl दिए हो तो यहाँ 6 gl हो जाएगी। ठीक है, और ये सब वही लिखा हुआ है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि टेंशन ए पे mv स्क्वायर प्लस mg, टेंशन बी पे mv नॉट स्क्वायर बाई 2mg। mv नॉट स्क्वायर मैं दिखा देता हूँ, mv नॉट स्क्वायर यहाँ है, यहाँ की वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ की वेलोसिटी अलग है, यहाँ की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में टेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो mv स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg 5mg हो जाएगा। वेलोसिटी ए पे देखो तो v नॉट, बी पे देखो तो माइनस 2 gl जैसा कि मैंने बताया, और सी पे क्या हो जाएगा c पॉइंट 4 gl से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए और बी के बीच में ये देखो, ए और बी के बीच में 3 gl, यहाँ के बीच में 6 gl का अंतर, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है, यही है। टेंशन डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, टेंशन वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, लेकिन डिफरेंस बिटवीन द टेंशन डज नॉट डिपेंड। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टेंशन है वो नहीं डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर स्ट्रिंग लगी है, मतलब एक स्ट्रिंग में एक बॉल बांध लिया, उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, स्ट्रिंग या रिंग है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए हमको बेस पे देनी होगी वेलोसिटी 5 gl की, यहाँ पे वेलोसिटी देनी होगी 5 gl की, यहाँ पे वेलोसिटी देनी होगी 5 gl की। और अगर यही रॉड या पाथ दिया हुआ है, मतलब रॉड दिया हुआ है, अगर स्ट्रिंग दी हुई है तब तो 5 gl की वेलोसिटी नीचे देनी पड़ेगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराने के लिए। लेकिन अगर कोई रॉड दिया हुआ है, ये सर्कल है, ये रॉड है, यहाँ से हिंज है, इसको वेलोसिटी दिया तो इसकी वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी 4 gl, यहाँ पे हो जाएगी तब 2 gl, यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी 0। स्ट्रिंग, अब रॉड है तो रॉड भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को अगर हम टॉप पॉइंट पे रोक देंगे तो वो सिकुड़ के नीचे आ जाएगी, यहीं से सीधे गिर जाएगी। लेकिन रॉड ऐसे नहीं गिरेगा, रॉड कंप्लीट कर लेगा, यहाँ तो इधर आ जाएगा रॉड, यहाँ तो इधर का घूम जाएगा या फिर इधर ही लौट जाएगा। ठीक है, तो रॉड के केसेस में ऊपर टेंशन वेलोसिटी 0 कर सकते हो। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 होगी तो नीचे देंगे हम लोग 4 gl केसेज यहाँ। सो यही कुछ केसेज यहाँ पे हैं कि अगर वेलोसिटी 5 gl से ज़्यादा देखो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा, 5 gl में ही कंप्लीट हो जाता है, उससे ज़्यादा दोगे तो हो ही जाएगा। टेंशन अबव टॉप पे टेंशन, मतलब एट पॉइंट सी पे टेंशन क्या होगी 0 नहीं होगी, और वेलोसिटी भी 0 नहीं, सॉरी वेलोसिटी भी gl से ज़्यादा होगी। अगर 5 gl दोगे तो हो जाएगा, टेंशन 0 होगी और वेलोसिटी gl होगी। 2 से 5 के बीच में दोगे 2 gl से 5 gl, रूट 5 gl के, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा। 90 डिग्री से पर
90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब अगर बॉल यहाँ से दिया मैंने 3GL मान लो, तो यहाँ पे आके कहीं टेंशन ज़ीरो होगी, ठीक है, पैराबोलिक पाथ कहेंगे। 2GL से भी कम दिया अगर, तो यहीं से 90 डिग्री से कम यहीं इसी के बीच में रह जाएगी, यहीं के बीच में, ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ये होता है ऑसिलेशन केस। लेकिन 2GL से बहुत कम दिया, अगर बहुत कम दिया, ये कम है और ये है डबल डैश लगा है बहुत कम, तो यहाँ पे SHM होता है, ठीक है, SHM, ठीक। तो इस वाले को अगर देखें तो इसमें इलॉन्गेशन और कंप्रेशन निकालना होता है। तो भाई मेरा देसी जुगाड़ है, रट्टा वाला है। तो अगर सडनली देखें तो सडनली के केसेस में क्या हो जाएगी, 2mg/k, सडनली में बड़ा लेटर है, सॉरी बड़ा लेटर कह रहा हूँ, बड़ा वर्ड है, स्लोली 6 लेटर का है, सडनली 8 का है, तो बड़े में 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा वर्ड है तो 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो भाई मैंने जुगाड़ से ही रटा है, यही जुगाड़ से, तो तुम लोग भी भाई ऐसे ही रट लो, या जिसको भी जो जुगाड़ सही लगे वैसे रट लो। और ये मैंने भाई केसेस के लिए थे, यहाँ पे 10GL दिए हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 6, ये 1GL से माइनस होगा अगर 60 डिग्री, 90 डिग्री पे 2GL से। तो भाई बस इतना ही था, डेट्स ऑल फॉर द टुडे। आज का यहीं तक था, इसके बियॉन्ड अब नहीं है, बस यहीं तक था पढ़ रहे जी। तो सारे फार्मूला मैंने रिवाइज़ करवा दिए हैं, एक बार और वीडियो देखो और हाथ से लिख लिख के, मैंने भाई लिख लिख के पढ़ा हूँ। अब सारा लिखना तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती, तो अगर सारा लिख के पढ़ाना हो तो मैं पढ़ा दूँगा, बट कमेंट में बता देना कि सारा लिख के पढ़ाओ, तो मैं सारा भी लिख दूँगा, बट थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी तो वो मैनेज कर लेना तुम। तो सारा लिख के मैं करवा दूँगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं सब करवा दूँगा। अगर जैसा भी तुमको चाहिए तुम बताना, मैं कमेंट में करवा दूंगा। सारा लिख के करवाना है तो वैसे भी करवा दूंगा, या सारा कॉपी से ही पढ़ाना है तो मैं कॉपी से भी रटवा दूंगा, पढ़वा दूंगा, ठीक है। तुम लोग कमेंट में बताना कैसे करना है। अगर लिखवाओगे तो भाई टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वो मैनेज करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। सो डेट्स फॉर द टुडे। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, अब शायद बायो का मैं दूँ NCERT लाइन बाय लाइन, सो बायो का नेक्स्ट करेंगे। और अगर ये वाला तरीका, मतलब ये वाला तरीका कि कॉपी पे ऐसे चला के पेन, ये सही है या PDF में बना लूँ, PDF से करूँ, तो वो भी कमेंट में बता देना, ठीक है। सो ठीक है भाई, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई को, बाय बाय।